हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो आई होप आपके क्लासेस चालू हो गए होंगे और वहाँ पे आपने चैप्टर को पढ़ भी लिया होगा। आपके यूनिट टेस्ट भी आने वाले होंगे, तो उसी यूनिट टेस्ट के लिए इस चैप्टर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा दूंगा, जिससे कि आप इसको एज अ नोट्स भी ले सकते हो और इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो वो काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ना एक टॉपिक है और आई होप अपने पहले कंपाउंड और जो एलिमेंट है इनके क्लासिफिकेशन और मिक्सचर्स, इन सब के क्लासिफिकेशन आप रीड कर लेना, क्योंकि रीड करना ज़रूरी है, उसके आगे ही आप इन सबको समझ पाओगे। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा आ जाता है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए आपको टीचर्स ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा कि डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जब हम करते हैं तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहाँ पे F रिप्रेजेंट करता है फ़ारेनहाइट की स्केल को और 9/5 इंटू सेंटीग्रेड वाला डिग्री सेल्सियस जो हमने अभी क्लास 10 तक पढ़ा था, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लस 32। फ़ारेनहाइट स्केल वैसे कहाँ यूज़ होता है, ये स्केल जो हमें डॉक्टर जब हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है तो जो स्केल रहता है उस टेम्परेचर का, थर्मामीटर का, वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए F एज इट इज़ ये फॉर्मूला रहेगा। अब आपको दिया है 40 डिग्री, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, F ऐसे ही लिखोगे, 9/5 ऐसे ही लिखना है और डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 40। तो यहाँ पे हमने रख दिया 40 प्लस 32 एज इट इज़। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। अब इस 40 को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा और 8 9 ज़ा क्या होता है 72 और 72 प्लस 32 क्या हो जाएगा 104। तो हमारा जो डिग्री 40 डिग्री था वो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 104 फ़ारेनहाइट। तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसा कुछ आ सकता है। ये आपके सीईटी के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और इवन एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसी के बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही 30 है, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे वापस सेंटीग्रेड की जगह क्या लिख दिया 30। अब ये 30 को हम 5 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 6 ज़ा हो जाएगा और 6 9 ज़ा क्या होता है 54 और यहाँ पे 32 ऐसे ही रहेगा। तो वापस 54 और 32 कितना हो जाएगा 86। तो ये हमारा जो 30 डिग्री था वो इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट कितना होता है 86 फ़ारेनहाइट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे हमें सेट ऑफ सारे लॉज हैं, इन लॉज को हम एक्सप्लेन करना है। आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा विथ एग्जाम्पल। तो जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसके लिए एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो चीज़ क्या कहती थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। सेम उस लॉ को एनर्जी को रिप्लेस कर दो आप मास से, तो सेम वही हो जाएगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। जब कभी भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वहाँ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान कभी भी जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो बस रीऑर्गेनाइज ही होने वाले, या अभी हम पढ़ने वाले आगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1 मार्क के लिए आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसको हमको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। डेफिनेट प्रपोर्शन क्या होता है, यहाँ दिया है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज, 2 एलिमेंट को मिलके कंपाउंड बनता है, इसलिए मैंने बोला क्लासिफिकेशन पहले आप पढ़ लेना। और गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब 2 एलिमेंट से मिलके अगर कोई कंपाउंड बना है तो इस कंपाउंड को जो है आप लैब में बना रहे हो केमिकली आर्टिफिशियल मेथड से, चाहे ये पहले से ही नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये 2 एलिमेंट से मिलके जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड का रेशियो, किसका रेशियो, उनके एलिमेंट का रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे वो नेचुरल में आपने बना हो, चाहे आप उसको लैब में बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है जो कि कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो अगर नेचुरल सैंपल देखें क्यूप्रिक कार्बोनेट का, जो कि नेचुरली अकरिंग है, उसमें 51.35% क्या होता है, कॉपर होता है और 9.74% क्या होता है, कार्बन होता है। उसी तरह 38.91 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये तो इसका नेचुरल सैंपल है, लेकिन अगर आपने इसको लैब में प्रिपेयर किया या हम आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर करें, फिर भी इनके कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो यही लॉ बता रहा है कि 2 कंपाउंड है
चाहे वो नेचुरली अकरिंग हो, चाहे आप लैब में बना रहे हो, लेकिन उनके एलिमेंट का रेशियो क्या होगा उस कंपाउंड का, हमेशा सेम रहेगा। तो इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एग्जाम में जब ये 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा स्टेटमेंट लिखने के लिए और 1 मार्क्स आपको मिलेगा इसका एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम तीसरा लॉ देखते हैं जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, जिससे एक फॉर्म हुआ एक कंपाउंड या एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो गया, उन केसेस में masses of element B that combines with element given mass of A are always in the ratio of small whole number। मतलब 2 एलिमेंट से बन के अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो इन 2 एलिमेंट्स का हमेशा रेशियो क्या होगा, मासेस का हमेशा एक होल नंबर ही होगा। मतलब ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा, परफेक्ट एक नंबर ही होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिलके हमने बनाया, वाटर। अब हाइड्रोजन को हमने 2 ग्राम लिया है, यहाँ वाटर ऑक्सीजन का H2 होता है ना, तो 1 तो H2 है इसलिए 2 ग्राम, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है, और ये क्या बना रहे वाटर, तो 16 + 2 मास कितना हो गया 18। अब इसी तरह अगर फिर से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन लिया तो अब क्या बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे H2O2 होता है, तो H2 मतलब वापस वही 2 ग्राम, O2 हो गया, पहले O अकेला था तो इसलिए 16 था, लेकिन अब क्या हो गया O2, तो 16 2 का कितना हो गया 32। अब अगर आपने इन दोनों का रेशियो लिया, पहले एलिमेंट्स का मतलब इन दोनों एलिमेंट का रेशियो ले लिया, तो देखो 2:2 ये तो 1 ही रहेगा हमेशा। यहाँ पर देखो 16 से अगर हम 32 को कट कर दे कितना आ रहा है 2, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा रेशियो क्या रहेगा 1:2 रहेगा। मतलब इन दोनों का रेशियो कंपाउंड्स का, मतलब सेम ही एलिमेंट से दोनों कंपाउंड बने ना, दोनों कंपाउंड सेम ही एलिमेंट से बने, तो उन दोनों एलिमेंट का हमेशा रेशियो क्या रहेगा, आपस में सेम ही रहेगा, 1:2 ही रहेगा। चाहे आप इसको और कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर दो, लेकिन सिर्फ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलके बन रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा पहले का दूसरे कंपाउंड से हमेशा कैसे रहने वाला है 1:2 ही। 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1 आ गया, 16 को 32 से कर दो तो 2 आएगा, तो 1:2 ही रहेगा। तो इसलिए को बोला जाता है मल्टीपल प्रपोर्शन। सेम एलिमेंट से एक से ज्यादा अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहे तो उन एलिमेंट का आपस का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, होल नंबर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। उसी तरह देखो गेल-लुजेक्स लॉ है, ये क्या है गैसेस के लिए। तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन, वापस जैसा यहाँ होल नंबर था वैसे यहाँ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहाँ पे अगर गैसेस भी कंबाइन हो रहे हैं तो ये जो गैसेस का कॉम्बिनेशन होगा वॉल्यूम से हमेशा कैसा होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। तो इसी को बताने के लिए देखो यहाँ पे दिया है, हमने ले लिया हाइड्रोजन, हमने ले लिया ऑक्सीजन, इससे बनेगा क्या H2O, मतलब वाटर बन रहा है मान लो। तो हमने जो एक मॉलिक्यूल लिया है वो ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 50 ml का हो गया। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 50 × 2 दैट इज 100 हो जाएगा। यहाँ पे वाटर बन रहा है तो वाटर 100 बन रहा है, तो ये भी तो 2 वॉल्यूम हो ना, तो इन दोनों का रेशियो कैसे हुआ, वॉल्यूम से 2:1:2। अब चाहे आप एक मग पानी लो, चाहे एक जग पानी लो, चाहे ग्लास पानी लो, चाहे टेस्ट ट्यूब में पानी लो, हमेशा वॉल्यूम कैसा होगा 2:1:2 ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज गेल-लुजेक्स लॉ। अब जो अगला है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। अगर दो गैसेस, 2 एलिमेंट से मिलके, 2 गैसेस से मिलके कोई चीज बन रही है वॉल्यूम, तो हमेशा उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वाटर और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमेशा ऐसे ही होता है 2:1:2। चाहे आप, मैंने बोला ना, चाहे एक जग पानी ले लो, चाहे एक ग्लास पानी ले लो, या आप पूरा एक समुद्र ले लो, भाई वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके जो वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर इनका सबका वॉल्यूम मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की थ्योरी जो है ये 2 मार्क्स के लिए आ सकती है, जहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो मैंने वही लिखा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे टाइनी, इंडिविजुअल मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, और पार्टिकल जो कि एटम होते हैं। ये पहले का प्रिडिक्शन है, ये थॉमसन और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो उसके पहले का प्रिडिक्शन कि मैटर से छोटा मतलब एटम से छोटा कुछ नहीं होता, ऐसा किसने बोला, डाल्टन ने। फिर उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल पार्टिकल इंक्लूडिंग मास। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो वो जो एटम्स है सेम ही एलिमेंट के, तो उनका सब प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम ही होगा।
और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका एटम डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उनका प्रॉपर्टी, उनका मास, उनका प्रॉपर्टी भी अलग होगा, उनका मास भी क्या होगा, डिफर करेगा। एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के सारे एटम की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, भले उनका मास भी हो। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका प्रॉपर्टी भी अलग, उनके प्रॉपर्टी भी अलग, उनका मास भी क्या होगा, अलग। यही चीज़ वो बताना चाहते थे। तीसरा है कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड तभी बनता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिले, ऐसा नहीं कि सेम एलिमेंट, तो उसको कंपाउंड नहीं बोला जाता। इसलिए जब दो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो तभी क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। अगला था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो खाली एटम्स का शफलिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान इनका मास कभी चेंज नहीं होता। खाली एटम्स का क्या, एलिमेंट्स का क्या होता है, शफलिंग होता है। इनके जो मास है हमेशा क्या रहेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सेम ही होगा। इसी चीज को मैंने आपको देखो यहाँ पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग आगे चलेंगे। और इसके ये जो लॉज लिखे हैं मैंने, भाई आपका कोई भी कॉलेज हो, आपका यूनिट टेस्ट में अगर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है केमिस्ट्री से क्लास 11 के लिए, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा, जरूर ही मिलेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, या आपके नोट्स बन जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और इसके अब फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें एक्चुअली, तो सब आपको नहीं करने, हर एक के मैं एक एक टाइप बता दे रहा हूँ। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए। स्पेशली आप मॉलिक्यूलर मास वाले को ज़्यादा देखना, फॉर्मूला मास वाले को देखना, और उसी के साथ मोल्स पे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो वाले सारे न्यूमेरिकल इसमें करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखो ये आपके एक्सरसाइज का है। 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल heated in steam and gave 2.27 ग्राम of its oxide, तो which law is verified। तो यहाँ पे एक मेटल दिया है जिसको बर्न किया गया है इन ऑक्सीजन, तो वो कितना दे रहा है, 3.2 ग्राम था, और वो कितना 2 ग्राम ऑफ मेटल था। तो इसलिए पहले कंडीशन के हिसाब से जो रिएक्शन बनेगी उसमें ये है ऑक्सीजन के साथ कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड कितना होगा। तो ये टोटल मेटल ऑक्साइड है, उसमें मेटल कितना है, 2 ग्राम। तो हम मेटल ऑक्साइड में से इसको मेटल को माइनस कर देंगे ग्राम, तो कितना आ जाएगा, 1.2 ग्राम। तो बची हुई चीज क्या हो गई, मास ऑफ ऑक्सीजन हो गई। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये जो 1.2 आया वो अपॉन टोटल मास जो कि मेटल ऑक्साइड का है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12/32 हो जाएगा। तो अगर उसको आप डिवाइड कर दो 0.375 आएगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 37.5। तो अगला क्या है, परसेंटेज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे वापस 2 है मेटल, तो 2/3.2, इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 62.5। अगर ये 37.5 तो इनडायरेक्टली वैसे भी 100 माइनस ये होता है, तो वैसे भी 62.5 आ जाएगा। अब सेकेंड रिएक्शन क्या करता है, जो स्टीम के साथ किया गया उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, यहाँ पे दिया है 2.27 और 1.42 सेम मेटल का, तो 2.27 माइनस 1.42 तो कितना हो जाएगा, 0.85। अब इस 0.85 का बिल्कुल इसी तरह अपॉन टोटल, टोटल कितना है 2.27 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना आ गया 37.44, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 45 भी लिख सकते हो। उसी तरह परसेंटेज ऑफ मेटल जो कि 1.42 दिया है उसको भी टोटल 2.27 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा 62.56, जो कि लगभग कितना होगा 62.5। तो ये कौन सा लॉ वेरीफाई करता है वो आपको इससे आई गेस आपको पता चल गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट मोलर मास इन यूनिट। तो आपको NH3 CH3COH इसी तरह इथाइल अल्कोहल C2H5OH वो भी दिया रहेगा, ये आपके टेक्स्ट बैक का ही है। तो NH3 मतलब कि यूनिट कितना है नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन की कितनी यूनिट है 3, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितनी यूनिट है लेकिन 3, तो 3 × 1, तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 14 + 3, तो कितना हो जाएगा 17। इसी तरह एसिटिक एसिड का दिया है CH3COH, इसमें कार्बन देखो कितना है 1 और 2, तो 2 × एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। उसी तरह हाइड्रोजन देखो H3 और H 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एवरेज। उसी तरह ऑक्सीजन देखो 2 है, तो 2 × एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एवरेज मास ऑफ जो कार्बन होता है एटॉमिक मास कितना होता है 12, यहाँ पे कितना कार्बन है 2, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24।
उसी तरह जो हाइड्रोजन है 4 है तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। उसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका एक का मास कितना होता है 16, यहाँ पे कितना है 2 तो कितना हो गया 32। अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60, तीनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। उसी तरह सेम इसी तरह फॉर्मूला मास भी है, वो आप कर लेना आपके एक्सरसाइज में। इसी तरह क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच, तो 254 यूनिट ऑफ आयोडीन दिया है। तो 254 यूनिट ऑफ आयोडीन दिया है, उसको मैंने मान लिया एक्स एटम, मान लो इसके अंदर एक्स एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन कितना है 127, जो कि आपको दिया है। और मास ऑफ वन आयोडीन कितना होगा, वो 127 यूनिट ही होगा, तो इसलिए एक का क्या होगा, दैट इज टोटल 254 यहाँ डिवाइड बाय एक एटम का कितना है 127, तो कितने एटम हो गए 2 एटम्स। ठीक है, कितना हो गए 2 एटम्स। आई होप आपको समझ में आया। उसी तरह 254 ग्राम अगर दिया है, अब यहाँ पे देखो यूनिट था, यहाँ पे ग्राम दिया है, तो मोलार मास क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको 127, तो एटॉमिक मास भी कितना होगा 127 ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। मास ऑफ सब्सटेंस कितना 254 जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, और मोलार मास जो कि क्वेश्चन में ही दिया है 127, तो दोनों को डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2 मोल। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिखा। एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12.04 आ गया, और 10 टू द पावर 23 एटम्स ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका एवोगैड्रो नंबर का क्वेश्चन है मोलार मास का। ऐसे टेक्स्ट बुक में और भी क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज में भी, सॉल्व एग्जाम्पल में, तो अच्छे से आप इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इसलिए। द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ, ये क्वेश्चन बोरॉन वाला आपके एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए दिया, आपको नियॉन वाला ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो नियॉन वाला भी कर लीजिएगा, और ये बोरॉन वाला एक्सरसाइज के लिए दिया है, तो ये मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो बोरॉन का आइसोटोपिक अबंडेंस कितना है 10B वाले का 19.60%, उसी तरह B11 का कितना है 80.4, तो एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास आर 10.13, और अगले का कितना है 11.009। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो जो नियॉन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल में, वो भी इसी तरह बिल्कुल सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे बोरॉन के 2 यूनिट है, वहां पे शायद से नियॉन के 3 यूनिट थे। तो पहला दिया एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10 का कितना दिया है अबंडेंस, जो कि है देखो यहाँ पे 19.60, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 19.60 प्लस एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 11, तो बोरॉन 11 इंटू उसका अबंडेंस कितना है, यहाँ पे देखो लिखा है, उसका अबंडेंस है 80.04, 80.04 है कितने वाले का 11.09 वाले का, 11.09 वाले का, तो हमने यहाँ लिखा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आओगे उसको 100 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 10.84। उस सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो, 10th में बेसिकली आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, जो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया है 0.448 लीटर, मोलार वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP, ये आपको कांस्टेंट है, ये आपको रट के रखना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ मास था वैसे यहाँ लिक्विड के लिए होगा, मतलब गैस के लिए होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 0.448, तो यहाँ लिखा 0.448। मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 22.4, जो कि कांस्टेंट होता है, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.02 मोल। ठीक है, 0.02 मोल, क्योंकि लीटर लीटर कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। आप जो आपको मैंने अभी थ्योरी कराया वो आप थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, और जो उसके न्यूमेरिकल्स है वो एक उसमें बताया मैंने आपको, और यहाँ पर भी जितने हैं ये हर टाइप के मैंने एक करा दिए, तो इससे ज़्यादा और पेपर में नहीं पूछा जाता। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कुछ है जो इसी से मिलते जुलते, उनको भी आप जरूर कीजिएगा। एक एसिटाल्डिहाइड का आई गेस है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स यू फॉर दैट।